अब दिखाएगा, पहले वो दिखा था। अब दिखाएगा, अब दिखाएगा, अब दिखाएगा। ये भी होता है। हाँ आ गया है। हाँ अब दिखाएगा, अब दिखाएगा। आवाज बात देखे तो बोल करके जाता है। हेलो हेलो, अरे हाँ हेलो। हाँ लिखो आप बोलिए ना। हेलो हेलो, इनको बम करके होता पता था आ गया। हेलो, अच्छा ठीक है, वो पता ये जाता हूँ। स्टार्ट। अरे ये बनते हैं ना, सुनना है। पापा भी डाल के हेलो हेलो, ठीक है। हेलो, अर्चना वगैरह कनेक्ट हो ले हो? पता नहीं, देखते पड़ेगा उसको, भेज दिए हैं लिंक लेके। आवाज में जा रहा है? मेरा वाला फोन करो, अर्चना पापा लिखो लो। बोलिए तो आता है। हेलो हेलो, जा रहा है? हाँ हेलो आ रहा है? हेलो, आ रहा है, लाइव है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आराम से गिरा भेजे तो हटा के रखना था, वो ध्यान नहीं सुनिए करेगा। सर, एक बार यदि 10 में लाइव कर देते हैं ना, तो उसी पर रहिए। अभी जैसे जिसको पर भेजे पहला वाला लाइव, वो बच्चा देख रहा था तो वो कट गया तो हट गया, और फिर अगर आप देखिए जुड़ के नहीं रहा है, दूसरा लाइव नहीं आ गया। हाँ दूसरा लाइव आ गया। ये बार कदम उसी को लगा दीजिए, कनेक्ट करेगा तब क्या? अभी तो ये जोड़े कि हम जोड़े हैं, आपको जोड़े हैं, तो ये बोले ना बात जाना है, नया वाला होगा। करना पड़ेगा। आज से अच्छा सा बात दिन है, सबको मैसेज कर दीजिए ग्रुप में कि थोड़ा सा समय लग रहा है। और पढ़ाइए ना, वो लोड हो जाएगा। हो रहा है, बोलिए ना। स्टार्ट हो जाए। अरे तुम बंद करो ना, यहाँ से आएगा तब फिर अथी होगा। यहाँ बंद कीजिए ना सर जी, तो अपना अपना तो वॉल्यूम कम कीजिए। फ्लाइट मोड में डालिए ना, और कीजिए। हाँ और फिर गाना हाँ हो गया स्टार्ट। उसमें तो इंटरनेट भी बंद हो जाता है। इसमें तो उधर जाइए थोड़ा सा, हाँ हो सामने रहा आइए। है, यूट्यूब पर चला देंगे लाइव। ओकरा तो हुआ, लेकिन उसको सबको कनेक्ट करना पड़ता है, तब इसमें लिंक दे दिए, वो अपना खोलेंगे तो वेब हेलो प्रशांत जी, ठीक है? हेलो, सही, इसको फ्लाइट मोड में करिए। ज़्यादा तो करके में है ना, उसको मिटा दीजिएगा। साइड वाला मिटा कर फिर ये साइड वाली। हेलो हेलो, हेलो, बोल रहा है कि चलिए आज हम फिर गणेश पब्लिक स्कूल, गणेश हाई स्कूल का डायरेक्टर रवि सर, आज हमारा पहला लाइव क्लास है। जितने लोग कनेक्ट हुए हैं वो शांति से मोबाइल को सामने रख कर करके प्रयास करेंगे। ये लॉकडाउन बहुत कुछ नया चीज़ सीखने का मौका देगा, हमें भी बहुत कुछ सिखा रहा है। हम बच्चे को पढ़ाते थे सामने रख कर करके, मगर आज बेंच के सामने रख करके बोलना पड़ रहा है। चलिए जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं बहुत अच्छी बात है, नए कनेक्ट हुए हैं, कनेक्ट होने का प्रयास करें। और चलिए आज फिर से हम ज्योग्राफी का क्लास चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है। पहले क्वेश्चन से दोस्ती करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है? वैसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय परियोजना। आप साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। बहुराष्ट्रीय परियोजना किसको कहते हैं? वैसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग कहेंगे बहुराष्ट्रीय परियोजना। जैसे यदि कहीं बांध बनाया जाता है हाँ, तब वहां से बिजली की उत्पत्ति भी की जाती है, उससे बाढ़ का नियंत्रण भी होता है, जल जीवों का संरक्षण भी होता है, मत्स्य का पालन किया जाता है, मनोरंजन का साधन होता है, यातायात किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था भी होती है। तो इस प्रकार से एक ही साथ बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ऐसे परियोजना को ही हम लोग कहेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ऐसे बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं, फिर से बहुराष्ट्रीय परियोजना वैसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, एक ही साथ में
कई उद्देश्यों की प्राप्ति। यहाँ विशेष कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कई उद्देश्यों की प्राप्ति। इससे आप कॉपी में खुद को नोट करेंगे, जैसे क्लास में पढ़ते थे और बोलने का प्रयास करते थे बाद में, उसी प्रकार से तीनों चीज करेंगे। पहले सुनेंगे, फिर खुद बोलेंगे, फिर लिखेंगे। सुबोपल्ली पे ध्यान देंगे। सुबोपल्ली, पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर अंत में लिखना है। वीडियो में भी यही काम को करना है। चलिए, तो बहुराष्ट्रीय परियोजना वैसी परियोजना जिसमें एक साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुराष्ट्रीय परियोजना कहते हैं। कहेगा इससे लाभ क्या हो रहा है, तो पहला लाभ होता है कि इससे बिजली की प्राप्ति होती है। पहला लाभ क्या होता है, बिजली की प्राप्ति। पहला लाभ क्या होता है, बिजली की प्राप्ति होती है। दूसरा, बाढ़ का नियंत्रण होता है, मत्स्य पालन का काम किया जाता है, जलीय जीवों का संरक्षण होता है, और मनोरंजन या नौका विहार का भी काम किया जाता है। इससे यातायात की भी सुविधा होती है और सिंचाई का भी काम किया जाता है। इसको आप सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे। वैसी परियोजना जिसमें एक ही साथ, इसे इतना ही नोट करेंगे, कई उद्देश्यों, बस बाद में आप लिखेंगे, कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुराष्ट्रीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। वैसी परियोजना जिससे एक ही साथ बहुत सारे उद्देश्यों की उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इससे लाभ क्या है, तो बिजली की प्राप्ति लिख लेंगे। दूसरा क्या लाभ है, बाढ़ नियंत्रण होता है। और तीसरा क्या लाभ है, मत्स्य पालन या जलीय जीवों का संरक्षण होता है, मनोरंजन का या नौका विहार का काम किया जाता है, यातायात का साधन होता है, और सिंचाई का काम भी किया जाता है। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ तो है परंतु कुछ हानियां भी हो सकती है। क्वेश्चन अगला क्या कहेगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या हानि है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से क्या हानि है। तो हानि में क्या होगा, इसमें जल का जमाव होता है, कहीं भी डैम बना करके पानी को रोका जाता है। तो पहला तो जल प्रदूषण हो सकता है। यदि पानी को रोकने के बाद क्षेत्रफल कम है रोकने वाला जगह में, तो बाढ़ का नियंत्रण तो होगा, परंतु समुचित व्यवस्था नहीं रहने पर बाढ़ का खतरा भी रहेगा। लाभ में आपने देखा कि बिजली की उत्पत्ति होती है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, मत्स्य पालन होता है, मनोरंजन होता है, यातायात का साधन और सिंचाई का साधन होता है। परंतु हानि भी होती है कि इससे जल का प्रदूषण होता है, बाढ़ का खतरा होता है, बड़ी परियोजनाओं का विकास होने से पुनर्वास या विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप लोग के बगल में एक बड़ी परियोजना बना है ना, और उसमें एक विस्थापन गांव का, राजगीर के बगल में जो आपका युद्ध फैक्ट्री बना है, उसमें एक विस्थापित गांव का नाम, जो कि वहां से हटा करके गया, उसका विस्थापित नाम ही लोग दे दिए। तो कोई बड़ी परियोजना बनती है तो गांव को हटाना पड़ता है, तो पुनर्वास की समस्या, मूल जगह से हटा करके दूसरे जगह जब किया जाता है उसको पुनर्वास बोलते हैं। विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, और ज्यादा जल का जमाव होने से भूकंप के भी संभावना रहती है। पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो भूकंप की संभावना भी रहती है, तो इससे हानि भी है। चलिए, आप स्थिर से शांति में पढ़ेंगे और मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, लॉकडाउन में टेंशन नहीं लेंगे। थोड़ा सा जो आपका क्लास है इसको ध्यान देना हो कि अब लाइव क्लास जो है एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, इसको जोड़ना होगा। बिना लाइव क्लास का आगे वाला समय हम लोग का अब सही चलने वाला नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। तो इसकी हानि क्या है, पहला कि जल का प्रदूषण होता है, बाढ़ का खतरा होता है, कई परियोजनाओं का विकास होता है जिससे विस्थापन की समस्या, पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, और भूकंप का खतरा भी बना रहता है। यदि आप इधर इसको मिटा लिए, उतार लिए तो इसको मिटाने का हम प्रयास करेंगे। पहला उतार लिया आप, जो नहीं उतारे फिर से उतार लीजिए। बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है ना, तो बहुराष्ट्रीय परियोजना जिसमें एक ही साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, एक ही साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय परियोजना। इससे लाभ क्या है, बिजली का उत्पादन, बाढ़ का नियंत्रण, मत्स्य पालन, मनोरंजन, यातायात का साधन और सिंचाई परियोजना। चलिए, हानि क्या है, जल का प्रदूषण होता है, बाढ़ का खतरा होता है, बड़ी परियोजनाओं का विकास होता है, विस्थापन या पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। चलिए, अब इसी को मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि वनों का प्रकार क्या है।
आपको क्लियर हो गया बहुराष्ट्रीय परियोजना वैसी परियोजना जिसमें एक ही साथ कई उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुराष्ट्रीय परियोजना करना है। हमारा यहाँ पे फिगर मिट गया तो क्या आपके दिल दिमाग से फिगर मिट गई? नहीं मिटना चाहिए। जैसे क्लास में हम तुरंत में बोलवाते थे, आपको तुरंत फिर वीडियो बंद कर करके बोलना होगा लाइव खत्म होने के बाद। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। चलिए आगे बताते हैं वन का प्रकार क्या है। वन के प्रकार के बारे में चलते हैं। तो पहला जो प्रकार है वह उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन का दूसरा नाम होता है सदाबहार। बिहार के लोग तो ऐसे भी बहार को जरूर जानते हैं। सदाबहार, आपने अशोक का पेड़ को देखा है? अशोक का पेड़ ऐसा पेड़ होता है इसकी पत्तियां सालों भर हरी भरी रहती है, उसकी पत्तियां गिरती नहीं है। तो सदाबहार वन वैसा वन कहेंगे ना जिसकी पत्तियां सालों भर रहती है, हरा रहती हो, पतझड़ उसमें होता नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन। वन का प्रकार में पहला याद कर लेंगे उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या सदाबहार वन। कहेगा सदाबहार वन किसको कहते हैं? वैसे वन जिसकी पत्तियां गिरती नहीं है। आपके बगल में यदि शीशम का पत्ता है, शीशम का पेड़ है, तो क्या होता है? उसकी पत्तियां साल भर में एक बार गिर जाती है। अभी आप लोग के बगल में नीम का पौधा होगा। अरे नीम जानते हो ना कि विलायती हो? नीम का पौधा होगा तो उसका देखता होगा अभी नया पत्ता फूज रहा होगा। पीपल होगा तो पीपल में देख रहा होगा नया पत्ता फूज रहा होगा। तो जिस वनों में ऐसा पेड़ पाया जाएगा कि पतझड़ के समय में पत्ता गिर जाता होगा तो उसको हम लोग सदाबहार वन नहीं कहेंगे। जिस वन में नीम होगा, ये पीपल होगा, बर होगा ना, तो उसको हम लोग पतझड़ वन कहेंगे। और ज्यादा हम लोग क्या यही पाया जाता है, सदाबहार वन जो पाया जाता है हिमालय वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वैसा वन जिसकी पत्तियां साल भर में एक बार क्या हो जाती है? गिर जाती है। उसे क्या कहेंगे? पतझड़। क्या कहेंगे? पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय वन। चलिए तीसरा शीतोष्ण वन। आप लोग इस वन को फिल्म में देखते होंगे, शीतोष्ण पर्वतीय वन ना, इसको हिमालय के कोंधारी वन बोलते हैं। हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में यह पाया जाता है। हिमालय के कोंधारी वन, हिमालय के कोंधारी वन। ऊंचाई वाले भागों में जहाँ की ठंडा ज्यादा होता है वैसे वाले भागों में पत्तियां भी नुकीली होती है, चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है, और इसको कहते हैं शीतोष्ण पर्वतीय वन, हिमालय के कोंधारी वन। सबका निकनेम है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, शीतोष्ण वन पर्वतीय वन या हिमालय के कोंधारी वन। ठीक है, तो यह क्या है? हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में पाया जाएगा जहां बर्फ वगैरह पड़ता है, वैसे वाले भागों में इसकी पत्तियां भी नहीं गिरती है सालों भर में, हमेशा हरा भरा रहता है। अगला डेल्टाई वन, डेल्टाई भागों में ना, जैसे मैंग्रोव आप जानते होंगे, मैंग्रोव नहीं जानते तो जान लीजिए। कहेगा डेल्टाई वन का कौन सा पौधा है? या ज्वारीय वन, ज्वारीय वन वैसा वन जो डेल्टाई भागों में पाया जाता है, समुद्र कर्गीय भागों में पाया आता है। हाँ, समुद्र की लहर आती भी है तो उसको काट के ले जाती नहीं है ना। जैसे पूछेगा कौन सा पेड़ होगा तो आप क्या बताएंगे? मैंग्रोव। क्या याद रखेंगे? मैंग्रोव। चलिए अगला कटीले वन। कटीले वन जो मेरा पिछला वीडियो देखे हैं उसमें आपने कटीले वन में आप भी जानते हैं बबूल ना, झाड़ी नुमा, आपके शो प्लांट के रूप में जो आप गेट पे लगाते हैं, या मरुभूमि को हरा भरा बनाने के लिए जो आज उपयोग किया जाता है ना, उसको कहते हैं खेतड़ी। क्या बोलते हैं? खेतड़ी ना। खेतड़ी को मरुस्थल का प्राण कहा जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो कटीले वन के अंतर्गत क्या आएगा? बबूल आएगा, खेतड़ी आएगा, झाड़ी वाले जो पौधे आएंगे। चलिए आप याद करेंगे और बोलेंगे एक बार। वन का कितना प्रकार हमने बताया? 5 प्रकार। पहला कौन वन? उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन या
सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन, शीतोष्ण वन या हिमालय के कोनधारी वन, डेल्टाई वन, ज्वारीय वन या कटीले वन। क्लियर है? नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, फिर से एक बार बोलिएगा। पहला कौन वन? सदाबहार वन। पहला कौन जी? सदाबहार वन। सिंपल नाम ही याद रखिए, फिर वो अपना नाम अपने आप याद आ जाएगा। सदाबहार वन किसको कहेंगे? वैसा वन जिसकी पत्तियां हमेशा क्या रहती है? हरी भरी रहती है, उसे क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। पतझड़ वन किसको कहेंगे? वैसा वन ना जिसका क्या हो? पत्तियां साल भर में एक बार क्या हो जाती हो? गिर जाती हो, उसे क्या कहेंगे? पतझड़ वन। कौन कौन हो जाएगा? शीतोष्ण पर्णपाती वन या हिमालय के कोनधारी वन ना, वैसा वन जो ज्यादा बर्फीले जगह में पाया जाता है, जहाँ ठंडक वाले प्रदेशों में पाया जाता है, या हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में पाया जाता है, जहाँ ग्लेशियर होती है वैसे भागों में पाया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे हिमालय के कोनधारी वन। डेल्टाई वन ना जो समुद्र के तटीय भागों में पाया जाएगा, समुद्र के किनारे वाले भागों में पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? डेल्टाई वन और कटीले वन ना। चलिए नाम याद हो गया, चलिए इसको उतारने का प्रयास करेंगे जल्दी में। ये हानि आप लोगों ने देख लिया था कि जल का प्रदूषण होता है, बाढ़ का खतरा होता है, बड़ी परियोजना के बनने से कोई गांव को हटाया जा सकता है, कोई शहर को हटाया जा सकता है ना, और भूकंप का खतरा भी बढ़ जाता है। चलिए तो अभी हमने बताया वनों का प्रकार, वन कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल में आप याद कर लेंगे, सदाबहार वन, पतझड़ वन, हिमालय के कोनधारी वन, डेल्टाई वन, कटीले वन। क्लियर हो रहा है आप लोग को? नहीं क्लियर हो रहा है तो वीडियो को 3 बार देखेंगे। डायरेक्ट क्लास और लाइव क्लास में अंतर होता है, उस जब वीडियो लोड हो जाए तब भी आप उसको 1-2 बार देखने का प्रयास करेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे कि ऑनलाइन क्लास करना है। चलिए पहला क्या है? सदाबहार वन, पतझड़ वन, हिमालय के कोनधारी वन, कटीले वन। पहला क्या है? सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोनधारी वन और कटीले वन। वैसे 1 लड़के 10 लड़के 12 लड़के जुड़े हुए हैं वीडियो से, वो सारे लड़के अपने अगल बगल के लड़के को जोड़ने का प्रयास करें। ये लाइव क्लास में अधिक से अधिक लड़के को फायदा दिलवाएं, तो विद्या बांटने से बढ़ती है। किसी के प्रति कोई दोष नहीं, कोई बच्चा किसी भी स्कूल का किसी भी कोचिंग का हो तो उसको लाइव क्लास करवाएं। इससे लॉकडाउन में शिक्षा से कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा, तो पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहेगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अपनी निगेटिविटी को ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। उतार लिया आपने? चलिए राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, सुंदरता बहुत बड़ी चीज़ है। राइटिंग अच्छा नहीं होगा काम नहीं बनेगा। आप लाख पढ़ लेते हैं और कॉपी में अच्छा नहीं लिखते हैं, कोई मायने नहीं रखता। चलिए उतारिए जल्दी से। क्या हो गया? सदाबहार वन, बोल बोल करके भी लिखना, बच्चा है, बच्चे जैसा पढ़ना है। सदाबहार वन, पतझड़ वन, हिमालय के कोनधारी वन, कटीले वन। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संरक्षण के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। अभी देख रहे थे वन का प्रकार, परंतु सरकार जो संरक्षण करती है, संरक्षण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। संरक्षण के आधार पे, तो संरक्षण के आधार पे पहला कहते हैं आरक्षित वन। पहला जो है आरक्षित वन, आरक्षित या इसको बोलते हैं संरक्षित, आरक्षित या संरक्षित वन ना। वैसा वन जिसमें कोई व्यक्ति खेती का काम नहीं कर सकता है, पशु को चरा नहीं सकता है, खेती पशु को नहीं चरा सकता है, पेड़ों को नहीं काट सकता है ना। सरकार के डाटा में जिस वन का आंकड़ा में हो, सरकार के डाटा में जिसका आंकड़ा हो, उसको हम लोग कहते हैं आरक्षित या संरक्षित वन। पहला कौन वन है? बोलिए बोलिए आप लोग, लाइव देखने वाले भी बोलिए। आरक्षित या संरक्षित वन, वैसा वन ना जिस वन में पशु, खेती या पेड़ों को काटना का अलाव नहीं होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं आरक्षित या संरक्षित वन। वैसा वन जिसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं,
पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, खेती का काम नहीं कर सकते हैं ना, और पेड़ों को भी काटा नहीं जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन। संरक्षित वन ना वैसा वन जिसमें कोई लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति, कोई लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार पशुओं को चरा सकता है, खेती कर सकता है या पेड़ों को काट सकता है, उसे हम लोग कहते हैं संरक्षित वन। ये सब सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है और बोर्ड जानना चाहता है कि आप में कितना ऑर्टी नॉलेज है। आप जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे उसमें सारा इसी ढंग का क्वेश्चन होता है, आपके अगल बगल से जुड़ा क्वेश्चन होता है कि वन का कितना प्रकार है या सरकार के हिसाब से कितना वन है, ये सब आउटी दिमाग जानना चाहता है। तो पहला कौन सा वन है? आरक्षित वन। उसमें क्या किया जाता है सरकार के द्वारा? कोई व्यक्ति प्रवेश तक नहीं कर सकता है ना। सरकार के आंकड़े में वन होता है कितना क्षेत्रफल में है, परंतु कोई पशु को भी प्रवेश नहीं करा सकता है, कोई खेती भी नहीं कर सकता है, न पेड़ को काट सकता है। दूसरा संरक्षित वन है जिसमें लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति पेड़ पौधे को काट सकता है, खेती का काम कर सकता है और पशुओं को भी वहाँ रख सकता है। बात समझ आई है? वहाँ कुछ उपयुक्त जो लुप्त होने वाले जीव हैं उनको यदि रखना चाहता है तो उसको भी वहाँ संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ऐसा किसमें होगा? संरक्षित वाले। और तीसरा क्या होता है? अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वैसा वन ना जिसमें सबको अलाउ हो, सरकार के आंकड़े में है ही नहीं कुछ ना, अवर्गीकृत है। उसमें कोई भी व्यक्ति ये सब काम को कर सकता है, यहाँ कोई नहीं कर सकता था। याद करना आसान है ना, रट्टा नहीं मारेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ क्या करेगा? कोई भी नहीं कर सकता है ना, न खेती किया जा सकता है, न पशु पालन किया जा सकता है, न काटा जा सकता है। ये पानी नहीं पड़ने के कारण आवाज नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु यहाँ क्या है? कोई लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही इन सभी कार्यों को कर सकता है। परंतु यहाँ अवर्गीकृत वन में सभी लोग काम को कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? सभी लोग इस तीनों काम को, पशु को, खेती का काम और कटाई का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अवर्गीकृत वन। चलिए इसको आप नोट करने का प्रयास करेंगे। पहला आरक्षित वन, आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। पहला आरक्षित वन, संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। बॉडी का टाइम आवाज ठीक है? आवाज ठीक जा रहा है। बीच में बोलते रहिए। पानी आज नया क्लास में स्टार्ट हुआ है और बड़ा आज सुकून दे रहा है। ये मेरा पहला लाइव क्लास है और भगवान भी आज मेहरबान है, भगवान भी स्वागत कर रहे हैं बूंदाबांदी से। अच्छा लग रहा है। हम लोग तरफ तो मोर नहीं है, मगर जहाँ मोर होगा वहाँ नाश्ता भी होगा, खुशी का इजहार करता होगा। हमारे सामने खाली बेंच है, वो बेचारा नाचने का प्रयास कर रहा है पानी में। चलिए उतार लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप बोलेंगे, आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत वन। आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत वन। चलिए अब बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि भारत में कृषि का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है कृषि का हमारे दैनिक जीवन में, कृषि का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कृषि का क्या महत्व है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। हेलो, देखिए ना, वीडियो को देखते देखते परेशान नहीं हो।
लॉकडाउन में ऐसे भी आप मोबाइल को देखते ही होंगे, 2-4-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हमको देख लिया कीजिए। चलिए, इसका महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में कृषि का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए, यह जो पहला इंपॉर्टेंस कहता है, पहला जो महत्व कहता है कृषि का, कि यह 53.8% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। नहीं, पहला पॉइंट आप नोट करने का प्रयास करेंगे कि 53.8% लोगों को, आबादी का 53.8% लोगों को यह क्या उपलब्ध कराती है? रोजगार उपलब्ध कराती है। रोजगार, इसको अपनी भाषा में आप ढालेंगे। और देश की अर्थव्यवस्था का यह रीढ़ है। हम सिर्फ रीढ़ लिख रहे हैं, मगर आपको जब लिखने की बारी आए तो लिखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का यह रीढ़ है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह हमारे देश की आबादी का 53.8%, हमारे देश की आबादी का 53.8% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। सुनाई पड़ा? नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन से दोस्ती, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे देश में कृषि का क्या महत्व है ना? क्वेश्चन कर रहा है हमारे देश में कृषि का क्या महत्व है ना? तो पहला कि इससे 53 पॉइंट, पहले ज़्यादा था, 60% था, 70% था। अब कृषि पर लोग धीरे धीरे निर्भर कम होते जा रहे हैं, रोजगार बढ़ता जा रहा है। अभी भी 53.8% लोगों को यह रोजगार उपलब्ध कराता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का यह रीढ़ है। वहाँ रीढ़ सिर्फ नहीं लिखेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का यह क्या है? रीढ़ है। हमारे देश के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है ना। हम लोग जो भी धान गेहूं खाते हैं वो किससे खाते हैं? कृषि के कारण खाते हैं। तो आजीविका का मुख्य कारण क्या है? कृषि है ना। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? रोजगार देता है। दूसरा क्या है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। और तीसरा क्या है? आजीविका का मुख्य साधन है। और चौथा इसमें कि बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल ना, कच्चा ना, या रॉ मटेरियल ना भी उपलब्ध कराता है। पहला पॉइंट क्या है? 53.8% लोगों को रोजगार देती है। 53.8% लोगों को रोजगार देती है और आजीविका का यह साधन है और देश की अर्थव्यवस्था का यह रीढ़ है और यह उद्योगों को भी कच्चा माल उपलब्ध कराती है। नोट भी करते जाएं क्योंकि मिटा दिया जाएगा। आप इसको नोट भी करते जाएं। पहला, यह 53.8% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, आजीविका का मुख्य साधन है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। और 5वां नंबर में कि हमारे यहाँ से कुछ कृषि वाले पदार्थों का ना निर्यात किया जाता है। कृषि वाले पदार्थों का निर्यात किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ये सब सारा चीज़ों को आप खुद बढ़ा चढ़ा करके लिखने का प्रयास करेंगे। अभी आपको 100-150 वर्ड में लिखना होता है, परंतु आप जैसे से क्लास को बढ़ाएंगे तो आपको 1000 वर्ड, 2000 वर्ड में, 1500 वर्ड में, आप 1200 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। तो अभी आपको सुनना है, बोलना है, फिर लिखने का प्रयास करना है। पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, रोजगार उपलब्ध कराता है। तीसरा, हमारे अब देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, आजीविका का मुख्य साधन है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है और कुछ माल को निर्यात किया जाता है और जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। चलिए, अब ज्यादा आगे नहीं ले जाते हुए कोर्स को, बहुत सारी चीजें हमने बताया, एक वीडियो में इतना चीज आपको सिखाया गया है। यदि आप सीख लेते हैं तो फिर लॉकडाउन में भी आप हैं तो कोई मायने नहीं रखता है।
आप खुश होकर के प्रेम से काम को करें। चलिए आप पहला क्वेश्चन बताएंगे, पहला हमने क्या पढ़ाया था, याद है आपको? नहीं याद है तो अच्छी बात नहीं, क्वेश्चन बोलना होगा। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ाया था बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है। नहीं, दूसरा हमने बताया कि बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या लाभ है, और तीसरा हमने बताया बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या हानि है, और चौथा हमने क्वेश्चन बोलिए। पहला बहुराष्ट्रीय परियोजना, ध्यान नहीं देते क्लास में जी। बहुराष्ट्रीय परियोजना क्या है, किसे समझते हैं, बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या लाभ है, बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या हानि है, और चौथा क्वेश्चन में क्या लिखाए थे? हाँ, वनों का प्रकार कुछ याद है? सदाबहार के बारे में कुछ याद है? हाँ, सालों भर हरा भरा रहता है। और अगला इसके बाद क्या बताए थे? हाँ, उसके बाद वनों का प्रकार फिर बताए थे। वनों का प्रकार किसके आधार पे? हाँ, संरक्षण के आधार पे। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, हाँ, भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि का महत्व। मजा आ गया। अरे एक दिन में 6 क्वेश्चन पढ़ेगा तो मजा नहीं आएगा 30 मिनट में? हमको तो मजा आ गया पढ़ाने में, आपको मजा आया कि नहीं आया? अपना दिल से पूछिए। चलिए एक बार फिर से पहले क्वेश्चन, जो भी लड़के वीडियो देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन याद हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। आंसर हम नहीं याद करवा पाते हैं, कोई बात नहीं, मगर क्वेश्चन याद हो जाता है फिर आंसर अपने आप आएगा। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय परियोजना किसे कहते हैं? बोलिए एक बार जान डाल करके, बहुराष्ट्रीय परियोजना। फिर से एक बार जोर दे करके, बहुराष्ट्रीय परियोजना किसे कहते हैं? दूसरा, बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या लाभ है? और जोर से बोले, जहां बैठे हुए हैं, जहां हमारी आवाज जा रही है, जोर से बोलने का प्रयास करें। बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या लाभ है, बहुराष्ट्रीय परियोजना से क्या हानि है, और वनों का क्या प्रकार है? वनों का प्रकार संरक्षण के आधार पे बताइए, और भारत में कृषि का क्या महत्व है? अंतिम वाला क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में कृषि का क्या महत्व है? भारत में कृषि का क्या महत्व है? कितना क्वेश्चन हुआ? 6। चलिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक परोपकार का काम करेंगे कि आपके अगल बगल के जो भी 10वीं के बच्चे होंगे सबको कनेक्ट करेंगे, अपने साथी को फोन करेंगे। और यदि यूट्यूब पे मेरा चैनल को नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आप डायरेक्ट में कनेक्ट हो जाएंगे विशेष। और डेली आप 10 बजे हमसे जुड़ने का प्रयास करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना लाइव क्लास बंद करता हूँ। लोड हो जाता है ना ये बैक करने पर? फोन करो सबको, देखा कौन कौन? 9 को देखा है, 9 को देख रहा होगा। सबको जोड़ो, फोन कीजिए, पहले आप फोन कीजिए। स्केच 2-3 को रखिए, वो ब्लू रखिए रखिए, और ये सब पॉइंट जो लिखते हैं ना वो अलग अलग स्केच से लिखिए। डेली आ जाओ, पॉइंट वाला अलग स्केच से आइए, दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? पूरा फाइट बोर्ड चाहिए एकदम पूरा क्लियर। कैसा रहा लाइव? पनिया के कारण से आउट हो गया, और वजह इसका ज़्यादा आता है। एकदम पूरा वाइट बोर्ड चाहिए। 3 प्रकार के स्केच रखिए, और पॉइंटवा के मतलब अलग अच्छी से लिखते हैं। ये किसे बंद करते हैं? ज़्यादा धार पड़ता है ना, लगातार बोले पड़ता है, पानी में नहीं तो थोड़ा अभी दिखा रहा है, ये तो नहीं आया मेरे पास। ऑनलाइन उनका नहीं होगा। कोड लगाएंगे। ये तो डाल
चोट लगा ली है हाथ में बड़ी सा। गोड़वा जब लगता है ना पूरा ब्लैक हो जाता है, अच्छा से नहीं होता। मौसम में ये हो जाता है ये दून है जगह है ये खराब जगह है लेकिन मुझे टिकट करना है तो हम उसको लगा है जब बैठे तो भी करते हैं क्या उसको मुझे बात लगा ज़्यादा चीज़ लगाएगी तो एक बार चोट लगेगा। अभी क्या करना होगा कीजिए ना बस हमको पहले कनेक्ट कीजिए ना नंबर कहाँ गया बैठ कर क्या बढ़िया होता है दहलिया में जितना भी दहलिया में कितना भी कनेक्ट था 9 पूरा आपको लेकिन देख शुरू में नहीं कहा था हाँ देख रहा पूरा दिखा था वहाँ गया तो मैं देखने हाँ दिखता है वहाँ पे कॉल करा पहले कनेक्ट करा कनेक्ट कौन से लोग का साथ में है सबको नोटिफिकेशन मोबाइल में सब है सबको बोल दो फोन कर देते समझ गया। सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम वही होगा लॉकडाउन में बैलेंस नहीं कर रहा होगा कभी कर रहा है हेलो कटे गया मेरा मोबाइल हो गया हुआ तो ठीक है तो प्रॉब्लम निकालना कल उसी तरह से 10 बजे तक लाइव होगा सबके सबको पकड़ होती है सब लाइव है 36 सेकेंड का